हेलो फ्रेंड्स, आज है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के रिलेटेड वीडियो का थर्ड पार्ट। दो पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लेना। एंड वी आर कवरिंग मॉड्यूल ए ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है ये मॉड्यूल एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के एग्जाम में। अगर आपको चाहिए कि सब पीडीएफ आपको मिल जाए तो इस नंबर को सेव कर लो, विच इज़ 8360944207। इस नंबर को सेव कर लो जे ए आई बी लर्निंग सेशंस के नाम से, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो हमें सेव्ड फॉर जे ए आई बी। वी विल बी एडिंग यू टू द अपडेट लिस्ट। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस इज द थर्ड पार्ट रिलेटेड टू द मॉड्यूल ए ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो हमने बात की थी कि जो भी पर्टिकुलर कंप्लेंट होती है वो आप फाइल कर सकते हैं विद द ओम्बड्समैन, अगर विद इन 30 डेज आपको यहाँ तो कोई रिवर्ट नहीं मिलता है या सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब नहीं मिलता है, तो उसके केस में डेफिनेटली आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। ओम्बड्समैन उसको या तो मेडिएशन के थ्रू, कंसलेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ओम्बड्समैन जो अवार्ड पास करते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 20 लाख रुपीज़ का हो सकता है। एंड मेंटल एंग्विश के लिए जो आपको पर्टिकुलर कंपनसेशन मिल सकती है वो 1 लाख रुपए तक की मिल सकती है। अब कंप्लायंस के बारे में बात करते हैं, तो ओम्बड्समैन जो होते हैं अवार्ड की कॉपी बैंक को और कंप्लेनेंट को दोनों को भेज देंगे। और कंप्लेनेंट जो है उसे अवार्ड को 30 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना होता है, यानी कि जो भी अवार्ड मिला था 30 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके केस में अवार्ड जो है वो खारिज हो जाएगा। एंड क्या स्टेप्स होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कंप्लेनेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि जो कस्टमर है उन्हें अवार्ड को विद इन 30 डेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर उन्हें अपील आगे एपलेट अथॉरिटी के पास फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो कि बैंक कंप्लायंस, कि बैंक को इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी रूलिंग के साथ विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रॉम द कस्टमर साइड। यानी कि जब कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है तो विद इन 30 डेज बैंक को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अवार्ड को। एंड हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो आगे अपील करना चाहती हो, तो वो एपलेट अथॉरिटी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी आगे अपील कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर आप कस्टमर हैं और आपने 30 दिन के अंदर अंदर अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है तो अवार्ड लैप्स हो जाएगा। एक कस्टमर को 8 लाख रुपए की कंपनसेशन दी लेकिन उसने 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो अवार्ड नलीफाई हो जाएगा, बिकॉज कोई भी एक्शन कस्टमर के द्वारा नहीं लिया गया। नो, लेट्स बेसिकली अंडरस्टैंड द समरी टेबल। ओम्बड्समैन से रिलेटेड समरी को समझते हैं। सीआरपीसी कंप्लेंट स्क्रूटिनी क्या होती है? देखो, सीआरपीसी होता है जो आपके पास सेंट्रल रिसीट्स है एंड प्रोसेसिंग सेंटर है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो सीआरपीसी कंप्लेंट स्क्रूटिनी होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है स्क्रीनिंग पॉइंट है जहां पर कंप्लेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, कंप्लेंट्स को रिव्यू किया जाता है कि उनकी वैलिडिटी बनती है कि नहीं बनती है। टोटल 3 तरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं है या वैलिड है, मेंटेनेबल है। एंड थर्ड इट्स रिलेटेड टू कि आपके पास जो पर्टिकुलर प्रोसेसेस है वो अवेलेबल नहीं है, कोई ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, राइट। रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो फैसिलिटेशन के थ्रू, मेडिएशन के थ्रू या अवार्ड के थ्रू हो सकता है। ओम्बड्समैन की प्रोसीडिंग जो है वो 15 दिन के अंदर अपना रिस्पॉन्स जो है सबमिट करेंगे। ओम्बड्समैन का अवार्ड जो है वो हो सकता है रिलेटेड टू कि 20 लाख तक का लॉस जो है उसको कवर कर सकते हैं। मेंटल एंग्विश को, डिस्ट्रेस को 1 लाख तक का हर्जाना दिया जा सकता है। और अवार्ड जो होगा वो हो सकता है रिलेटेड की रिफंड कर दिया जाए पैसा, या फिर मिस्टेक को सुधारने के लिए कहा जाए, या फिर कस्टमर को कंपनसेट किया जाएगा। इस तरह से अवार्ड दिया जा सकता है ओम्बड्समैन के द्वारा। अभी उसके बाद बात आती है एपिलेट अथॉरिटी के बारे में, यानी कि अगर किसी पार्टी को अग्रीवेंस है, अभी भी दिक्कत है भाई, ठीक है, जैसे मान लो प्रोसेस ही हुआ कि 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं आया तो कस्टमर चला गया ओम्बड्समैन के पास। ओम्बड्समैन ने 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स देना था, वो इन्होंने दे दिया। ठीक है, बैंक के रिलेटेड इन्होंने आगे डॉक्यूमेंट मांगा था, 15 दिन के अंदर बैंक ने रिस्पॉन्स देना था, वो दे दिया। ओम्बड्समैन ने अपनी जजमेंट दे दी, उसके बाद जो कस्टमर हैं इनको विद इन 30 डेज अपना अवार्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या फिर पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर बैंक होता है उसको 30 दिन के बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर कस्टमर ने अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अग्रीव्ड है तो वो किसके पास जाएंगे? या तो बैंक भी हो सकता है या कस्टमर भी हो सकता है। वो किसके पास जाएंगे? दे विल बी गोइंग टू द
एपिलेट अथॉरिटी, वो एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, राइट। तो एपिलेट अथॉरिटी जो है दैट इज द ईडी, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं पर्टिकुलर आरबीआई डिपार्टमेंट के, जो ओम्बड्समैन स्कीम को हैंडल करते हैं, उनके जो ईडी हैं वो एपिलेट अथॉरिटी हैं, ठीक है। तो कंप्लेनेंट या जो रेगुलेटेड एंटिटी है, यानी कि बैंक, फाइनेंशियल एजेंसी जो भी है, वो बेसिकली ओम्बड्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट आगे अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बैंक को और एनबीएफसी को अपील करनी है तो उन्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड बैंक और एनबीएफसी आगे अपील नहीं कर सकते इफ द अवार्ड वाज ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि बैंक के पास टाइम था 15 दिन का अपने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को जमा करवाने का, लेकिन अगर बैंक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करवाया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक के पास जो अधिकार होता है आगे अपील करने का, वो खारिज हो जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। नौ, अपील कौन फाइल कर सकता है? अब कंप्लेनेंट के पास भी अधिकार है कि वो अपील फाइल कर सकते हैं, यानी कि अगर वो अनसेटिस्फाइड हैं, यानी कि जो रूलिंग दी गई है ओम्बड्समैन की तरफ से अनसेटिस्फाइड हैं, ओम्बड्समैन ने या तो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है या फिर अवार्ड का जो डिसीजन है उनको कंप्लीटली जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, तो वो अपील कर सकते हैं। एंड बैंक भी कर सकता है, लाइक रेगुलेटेड एंटिटी अपील कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अगर उनके चेयरमैन जो हैं वो अप्रूव करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक के अप्रूव करते हैं या फिर सीईओ या एमडी अप्रूव करते हैं, सिर्फ तभी अपील कर सकते हैं। एंड अगर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पहले कोई दिए नहीं थे, उसकी वजह से अवार्ड पास किया गया था, तो डेफिनेटली उस केस में बैंक को कोई भी रियायत नहीं है कि वो आगे अपील कर सकते हैं। अब अपील के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। कंप्लेनेंट अपील कब कर सकता है? अगर पर्टिकुलर बैंक ने फेल, पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली ना की हो, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना किया हो, तो कंप्लेनेंट को लगता है अगर कि भाई बेटर जस्टिफिकेशन हो सकती थी, तो डेफिनेटली उस केस में जो कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। अगर ओम्बड्समैन ने कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है लेकिन उनको लगता है कि ये तो अनजस्टिस हुआ है कि उनकी कंप्लेंट को ऐसे क्यों रिजेक्ट किया गया, तो भी पर्टिकुलर वो कंप्लेंट को आगे अपील कर सकते हैं। एंड लेट्स ए केस कि ओम्बड्समैन की प्रोसीडिंग्स जो थी अनसुटेबल थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री और ऑरल एविडेंस रिक्वायरमेंट कही गई थी, तो उसके केस में भी फर्दर वो आगे अपील कर सकते हैं। एंड फर्दर ओम्बड्समैन ने कहा कि कोई फाइनेंशियल डैमेज नहीं हुआ है, इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है, उसके केस में भी अगर कस्टमर को लगता है कि दिक्कत थी एंड उसके रिलेटेड आगे अपील करनी चाहिए, तो कस्टमर तब भी आगे अपील कर सकते हैं। और एपेलेट अथॉरिटी के पास जो अपील करनी होती है वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होती है। लेकिन अगर एपेलेट अथॉरिटी को जायज़ लगता है कि नहीं भाई, मतलब कोई जेन्युइन रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से ये लेट हुआ, तो वो उस पर्टिकुलर डेडलाइन को 30 दिन तक आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर एपेलेट अथॉरिटी को जस्टिफाइड लगता है। ठीक है, अब एपेलेट अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर्स होती हैं उसको समझते हैं। तो रिव्यू करने के बाद केस को या तो वो अपील को डिसमिस कर सकते हैं एंड उसके केस में ओम्बड्समैन का जो डिसीजन था वही मायने रखेगा, या फिर अपील को अलाउ कर सकते हैं और जो अवार्ड दिया गया था उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर केस को दोबारा से भेज सकते हैं ओम्बड्समैन के पास कि उसको दोबारा से अच्छे से देखा जाए, या फिर जो अवार्ड दिया गया था ओम्बड्समैन के द्वारा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई और सेपरेट ऑर्डर भी दे सकते हैं। पूरी डिस्क्रिशन एपेलेट अथॉरिटी के पास अवेलेबल रहती है। नौ, देखो, एपेलेट अथॉरिटी के डिसीजन की लास्ट वैल्यू रहेगी, लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, तो सेम लीगल इफेक्ट रहेगा जैसे ओम्बड्समैन के अवार्ड का रहता है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स फॉर नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ कंप्लेंट। कौन से ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जहां पर हम कहें कि जो कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल नहीं है? अब देखो, सभी कंप्लेंट्स तो ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर क्वालिफाई नहीं होती हैं, कुछ एक डिस्प्यूट्स होते हैं वो ओम्बड्समैन की जुरिस्डिक्शन के बाहर आती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कौन सी कंप्लेंट्स ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कवर नहीं होती हैं। सबसे पहली बात आती है रिलेटेड टू कमर्शियल जजमेंट। कमर्शियल जजमेंट जैसे बैंक ने लोन सैंक्शन क्यों नहीं किया, अप्रूवल क्यों नहीं दिया हमें, क्रेडिट डिसीजन यानी कि लोन हमें क्यों नहीं दिया। अब इसके रिलेटेड देखो, ये कमर्शियल जजमेंट है, बैंक ने खुद ने लोन देना है नहीं देना ये बैंक की जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई भी केस नहीं कर सकता। फर्दर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जैसे मान लो कि बैंक के बीच में और बैंक के वेंडर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो ओम्बड्समैन के दायरे में नहीं आता है।
एंड कंप्लेंट्स नॉट एड्रेस टू ऑम्बर्ट्समैन। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये पता किस तरह से है? लेट्स से कि बैंक ने आउटसोर्सिंग की है किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, एंड वो आउटसोर्सिंग वाला जो पार्टी है वो चला जाए कि भाई इन्होंने तो हमें प्रॉपर जो चीज़ कही थी उस हिसाब से नहीं किया, तो उसको ऑम्बर्ट्समैन डील नहीं करेगा। ऑम्बर्ट्समैन डील करता है कस्टमर की प्रॉब्लम्स को लेकर के, ठीक है। कंप्लेंट्स नॉट एड्रेस टू ऑम्बर्ट्समैन, कस्टमर ने पहले अप्रोच किया ही नहीं, डिड नॉट फर्स्ट अप्रोच द ऑम्बर्ट्समैन डायरेक्टली, राइट? तो वो पर्टिकुलरली उस कंप्लेंट को भी आगे अपने पास नहीं लेके, केस को लेके चले गए वो किसी कोर्ट में, एंड फिर ऑम्बर्ट्समैन के पास गए, तो उसको ऑम्बर्ट्समैन डील नहीं करेंगे। एंड मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, जनरल ग्रीवेंस है मान लो कि बैंक एग्जीक्यूटिव्स को लेकर के, तो वो भी डेफिनेटली ऑम्बर्ट्समैन डील नहीं करेंगे। अगर कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑर्डर था पर्टिकुलरली, या फिर लीगल ऑर्डर है, उसको फॉलो किया अगर बैंक ने, तो डेफिनेटली वहां पर भी केस की सुनवाई नहीं की जाएगी। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू आरबीआई अनरेगुलेटेड सर्विसेज, यानी कि अगर कोई इशू रिलेट करता है जो आरबीआई की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है, ठीक है, तो उसको भी ऑम्बर्ट्समैन डील नहीं करेंगे। ये वो सभी कंप्लेंट्स हैं जो मेंटेनेबल नहीं है। इंटर बैंक डिस्प्यूट हो सकता है दो बैंक्स के बीच में, एनबीएफसी के बीच में, अगर उसके रिलेटेड कोई इशू है तो ऑम्बर्ट्समैन उसको डील नहीं करेंगे। अगर स्टाफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो भी ऑम्बर्ट्समैन जो हैं वो उसके साथ डील नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है, क्रेडिट से रिलेटेड हो, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड हो, ऑम्बर्ट्समैन के साथ कोई पर्टिकुलर इशू रहा हो, या बाहर कोई कंप्लेंट दे दी हो, या मैनेजमेंट का कोई इशू रहा हो, रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ रिलेटेड हो, आरबीआई के साथ एसोसिएटेड सर्विस ना हो, इंटर बैंक कोई डिस्प्यूट हो, एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट हो, तो इन सभी सिनेरियोज में जो कंप्लेंट होती है दैट इज नॉट मेंटेनेबल, उसको नॉट मेंटेनेबल कहा जाता है। अब कंप्लेंट फाइल होगी कहाँ पे? व्हेन कैन अ कंप्लेंट बी फाइल? कैसे फाइल होगी कंप्लेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्लेंट जो है वो सिर्फ तभी वैलिड होगी अगर कस्टमर ने पहले किसको अप्रोच किया है? कस्टमर ने पहले अप्रोच किया हो बैंक को, एनबीएफसी को। अगर तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, या अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि कितना टाइम वेट करना है रिस्पांस के लिए? दैट इज 30 डेज, 30 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा मैक्सिमम। या रिस्पांस आ गया 30 दिन से पहले, लेट्स से 10 दिन में रिस्पांस आ गया, लेकिन जो रिस्पांस था वो अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पांस था, तो उसके केस में आप आगे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कितनी देर तक फाइल कर सकते हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, जब आपको रिस्पांस मिला था तब से। या फिर अगर कोई रिस्पांस नहीं आया था, तो जब आपने कंप्लेंट बैंक को दी थी उसके बाद 30 दिन निकलने के बाद 1 साल पूरा का पूरा आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यही पॉइंट थर्ड फोर्थ में कहा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर तो बैंक का रिप्लाई आ जाता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, अगर बैंक का रिप्लाई आ जाता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई, एंड इन केस अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है, देर इज नो रिप्लाई, तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा? 30 डेज का टाइम पीरियड निकलने के बाद 1 साल और आपके पास टाइम है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, राइट? एंड जो भी कंप्लेंट आप फाइल कर रहे हैं वो किसी कोर्ट में पेंडिंग ना हो, ट्रिब्यूनल में पेंडिंग ना हो, किसी और अथॉरिटी के अंडर ना हो, सिर्फ वही कंप्लेंट फाइल हो सकती है। कोई भी अगर भड़काऊ नेचर की या गाली गलोच वाली कंप्लेंट है तो उसको भी डील नहीं किया जाएगा, राइट? एंड फर्दर देखो, कंप्लेंट्स जो हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, एंड उनके साथ सपोर्टिंग जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो होने चाहिए। और विद इन द लिमिटेशन ये कंप्लेंट्स ऑम्बर्ट्समैन के पास आनी चाहिए। ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ में भी हमने ये कवर किया था, ये लिमिटेशन होता है। जैसे मान लो कि आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी को कंप्लेंट हमने दी बैंक को, बैंक ने 30 दिन का हमने रिप्लाई का वेट करना है। अब मेरे को रिप्लाई आया 26, लेट से 27 जनवरी को रिप्लाई आ गया बैंक की तरफ से, 27 जन को रिप्लाई आ गया। तो 27 जन से लेकर के अगले 27 जन तक, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर तक हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इसी तरह से मान लो कि 1 जनवरी को कंप्लेंट दी और कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 30 जनवरी से लेकर के अगली 30 जनवरी तक, अगले साल की 30 जनवरी तक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में कोई रिप्लाई ही नहीं आया था। तो वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर होना चाहिए। एंड हम ये जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एडवोकेट के थ्रू हम कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखिएगा, अ कस्टमर फाइल्स अ कंप्लेंट डायरेक्टली विद द ओम्बड्समैन, यानी कि पहले उन्होंने बैंक को कनेक्ट नहीं किया, सीधा कंप्लेंट फाइल कर दिया आगे,
तो कंप्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट मेंटेनेबल। प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले कंप्लेंट देनी पड़ेगी बैंक को, रेगुलेटेड एंटिटी को, जिसको एनबीएफसी भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है। सबसे पहले तो उन्हीं को कंप्लेंट देनी पड़ेगी। वहां से भी कुछ नहीं बनता है तो फिर आप कंप्लेंट दायर करेंगे ऑम्बर्ड्समैन के पास, डायरेक्टली नहीं कर देंगे, राइट। समरी को समझते हैं। तो राइट टू अपील अवेलेबल है, बैंक भी कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, जो पर्टिकुलर देखते हैं ऑम्बर्ड्समैन स्कीम को, उनके पास कंप्लेंट फाइल हो सकती है। हो सकता है कि अनजस्ट रिजेक्शन हो, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिली हो, या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना की गई, ये रीजन हो सकते हैं। और विद इन 30 डेज ये अपील होनी चाहिए। और एपेलेट अथॉरिटी 30 दिन का टाइम और एक्सटेंड कर सकती है अगर उनको जेन्युइन लगता है तो। अब अगर इश्यूज जो है आरबीआई के स्कोप के बाहर हैं, किसी कोर्ट केस में पेंडिंग है, जनरल ग्रीवेंसीज हैं, तो उसके केस में कंप्लेंट रिलेटेड कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। वैलिड कंप्लेंट उसे माना जाएगा जहां पर पहले बैंक को या एनबीएफसी को अप्रोच किया है, उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप कंप्लेंट को फाइल करते हैं तो। बहुत से सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहां पर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए, रिजेक्शन ऑफ अ कंप्लेंट बाय द ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन किसी भी स्टेज के ऊपर जो कंप्लेंट है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर कंप्लेंट वैलिड नहीं है स्कीम में। रिजेक्शन जो है वो ओम्बड्समैन के द्वारा या फिर डिप्टी ओम्बड्समैन के द्वारा रिजेक्ट की जा सकती है। तो ओम्बड्समैन भी रिजेक्ट कर सकते हैं एंड जो डिप्टी ओम्बड्समैन है वो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है कि कंप्लेंट मेंटेनेबल ही नहीं है। दूसरा है कि सिर्फ एडवाइस लेने के लिए कंप्लेंट दी गई हो, सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, उसके लिए वो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर मान लो कोई डेफिशिएंसी मिली ही नहीं है सर्विस में तो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर कंपनसेशन एक्सीड कर जाती है, यानी कि जो कंपनसेशन मांगी गई है, लेट्स से वो मांगी गई है 21 लाख रुपए की, अब इतना अवार्ड तो देता ही नहीं ना कम आप ऑम्बड्समैन, तो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर कंप्लेनेंट फॉलो अप की तरफ ध्यान नहीं देता है तो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है तो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये सभी वो पर्टिकुलर दायरे हैं जिन केसेस में कंप्लेंट को ओम्बड्समैन रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कस्टमर जो है वो कहते हैं कि ओम्बड्समैन को कहते हैं कि इफ देयर बैंक शुड ऑफर मोर लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये सुजेशन है, इट्स नॉट अ ग्रीवेंस, राइट। तो उसको डेफिनेटली ओम्बड्समैन रिजेक्ट कर देंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन पावर्स रहती है उनके पास कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कंप्लेंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। डिप्टी कमिश्नर भी कंप्लेंट्स को क्लोज कर सकते हैं जो कि मेंटेनेबल नहीं है, या फिर अगर आपस में फैसिलिटेशन के थ्रू उनको रिजॉल्व कर दिया गया, सेटल कर दिया गया है। अब देखो, सबसे पहली पावर कहती है कि कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, यानी कि रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं उनसे रिलेटेड। अवार्ड इशू करने की पावर भी ओम्बड्समैन के पास है, 20 लाख का अवार्ड दिया जा सकता है, और मेंटल एंग्विश के केस में 1 लाख तक का अवार्ड दिया जा सकता है। फर्दर ओम्बड्समैन इज टू सबमिट द रिपोर्ट्स, एक एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी होती है ट्रेंड्स के बारे में, कंप्लेंट्स के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में, टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फर्दर पावर विद द ombudsman and the deputy ombudsman so as to reject the non maintainable complaints। ये सभी पावर्स रहती हैं ombudsman के पास। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एनुअल ombudsman रिपोर्ट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करनी पड़ती है हर एक साल की 31 मार्च को। ये फाइल जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कंप्लेंट के स्टैटिस्टिक्स, जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन दिए गए हैं, जो ट्रेंड है, वो सभी चीज़ें बतानी पड़ेंगी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रेगुलेटेड एंटिटीज यानी कि बैंक एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, उनको समझते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि जो ओम्बड्समैन स्कीम है ये प्रॉपर तरीके से ये चलाए और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करे इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर के। एंड साथ ही साथ अगर ये फेल होते हैं, यानी कि जो अवार्ड पास किया गया ओम्बड्समैन के द्वारा, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने में फेल होते हैं तो रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है आरबीआई के द्वारा इन बैंक्स के ऊपर, इन एनबीएफसी के ऊपर, राइट। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले एक पीएनओ यानी कि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना है, जो जनरल मैनेजर लेवल का पर्सन होगा। ओम्बड्समैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ब्रांच में किसी
अच्छी जगह पर जहाँ पर विजिबिलिटी हो वहाँ पर शोकेस करनी है, एटीएम्स पर, वेबसाइट पर शोकेस होनी चाहिए और कस्टमर को बुकलेट प्रोवाइड करनी है ताकि उनके पास प्रोसीजर अवेलेबल हो कि किस तरह से कंप्लेंट प्रोसीजर हैं और किस तरह से हम कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट को रिजॉल्व करवा सकते हैं और साथ के साथ ऑम्बड्समैन के केस को रिस्पॉन्ड भी करना होता है विद इन द 15 डेज। अगर नहीं करते तो आप आगे अपील नहीं कर सकते, वो राइट आपका खत्म हो जाता है। दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ इलिस्ट्रेटिव केसेस समझते हैं, कुछ एक केसेस हैं, रियल लाइफ केसेस हैं जो पर्टिकुलर बताते हैं ऑम्बड्समैन स्कीम के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर केसेस। तो फर्स्ट केस है रिलेटेड टू डिले इन द क्रेडिट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट चेक, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट चेक मिलना था, उसमें डिले हो गया। अब 2000 सन की बात है, कस्टमर पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इशू क्या था कि बैंक ने फंड्स को क्रेडिट ही नहीं किया, फंड्स को क्रेडिट ही नहीं किया फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड डिस्पाइट कंफर्मेशन फ्रॉम द इशूर, इस चेक को क्रेडिट नहीं किया गया। बैंक ऑर्डर टू पे द इंटरेस्ट एट द एफडी रेट प्लस 2% और साथ में 10,000 रुपये कंपनसेशन भी पे करनी पड़ी। एंड फाइनल कंपनसेशन जो थी वो 10 साल का इंटरेस्ट था, 10,000 रुपये थे इनकन्वीनियंस के। ये सारा का सारा पैसा जो था वो बैंक को पे करना पड़ेगा। दैट वाज द सिनेरियो। एंड फर्दर सेकंड क्या था कि इसमें लर्निंग क्या मिली कि बैंक को चेक्स प्रोसीड्स को प्रॉम्प्टली डील करना है, क्रेडिट चेक्स को, राइट। सेकंड था लॉस ऑफ टाइटल डीड्स फॉर द होम लोन, राइट। तो इशू क्या था कि बैंक ने होम लोन डॉक्यूमेंट्स जो कि दिए गए थे लोन रिपेमेंट के बाद उनको गुम कर दिया, गायब कर दिया, मिसप्लेस हो गए। अब कंप्लेंट क्या थी, कस्टमर को ओरिजिनल टाइटल डीड नहीं मिल रही थी। तो ओम्बड्समैन ने डिसीजन दिया कि एक सर्टिफिकेट ऑफ लॉस जो है वो बैंक इशू करे, न्यूज़पेपर में इश्तेहार निकाले कि भाई इनकी टाइटल डीड्स हमसे गुम हुई है और साथ के साथ 25,000 रुपये की जो कंपनसेशन है वो भी यहाँ पर दी जाए कस्टमर को। तो 25,000 रुपये भी मिल गए कस्टमर को और कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट जो थी वो भी बैंक के ही खाते में पड़ गई। लर्निंग क्या है कि बैंक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कस्टमर के लोन डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए, राइट। फिर बात आती है हमारे पास समरी टेबल के बारे में। कंप्लेंट रिजेक्शन यानी कि जहां पर कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है या फिर ओम्बड्समैन के दायरे के बाहर है वहां पर कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ओम्बड्समैन के पास पावर रहती है कि वो रिफंड कर सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं या फिर केस को डिसमिस कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट 31 मार्च हर साल के हिसाब से भेजनी पड़ती है जहां पर कंप्लेंट्स के स्टेटिस्टिक्स, रेजोल्यूशंस एंड ट्रेंड्स के बारे में बताना पड़ता है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ओम्बड्समैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शोकेस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। दैट वाज ऑल वी हैव रेड सो फार। अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो अभी के अभी इस नंबर को सेव कर लो, 8360944207, इस नंबर को सेव कर लो जेआरबी के नाम से या फिर लर्निंग सेशंस के नाम से और इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दो हमें सेव्ड फॉर जेआरबी एंड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सभी की सभी पीडीएफ्स जेआरबी से रिलेटेड और साथ के साथ वीडियो के लिंक्स भी। तो वेट किस चीज़ की करो, जल्दी से तैयारी शुरू कर दो एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।